हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्लास 12th में आपका चैप्टर चल रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया। चैप्टर आपको बहुत अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। आज तक आपने फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में पूरा कंप्लीट पढ़ लिया है। कल के सेशन में डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में अच्छी तरह से बात कर ली थी। हम चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ बिना देरी करते हुए और आगे इसी कॉन्सेप्ट को हम कंटिन्यू करेंगे। एग सेल के साथ आके फर्टिलाइज कर लेता है और जाइगोट बना लेता है। 2n यानी कि हैप्लॉइड से डिप्लॉइड में कन्वर्ट हो जाता है। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो होती है उसमें प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है, दो पोलार न्यूक्लियाई होते हैं, इसमें एक मेल गैमीट आके फ्यूज हो जाता है। बच्चों, आपने देखा कि स्क्रीन में जैसे भी ऊपर की तरफ जो 3 सेल्स होती हैं जिसमें 2 सिनर्जिड्स होती हैं वो डिजेनरेट होने लग जाती हैं। जो एग सेल होता है वो एग सेल जो होता है उसके साथ फ्यूज करती है आके मेल गैमीट, एक जाइगोट बनता है, डिप्लॉयड होता है और बीच में प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है जिसको हम पेन कहते हैं और वो ट्रिप्लॉयड, प्लॉइडी उसकी ट्रिप्लॉयड होती है और उसमें 2 पोलार न्यूक्लियाई के साथ एक मेल गैमीट जाकर के फ्यूज होता है। नीचे की तरफ जो एंटीपोडल सेल्स होती हैं तीनों, वो तीनों के तीनों डिजेनरेट हो जाती हैं समय के साथ। एंटीपोडल सेल्स जो आपका टेलोजल एंड पे पाई जाती हैं। जाइगोट जो होता है वही आपका बाद में मैच्योर होता है और उससे एम्ब्रियो डेवलप होता है। जाइगोट से क्या डेवलप होता है? एम्ब्रियो डेवलप होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं जाइगोट, अब जाइगोट जो है वो डिप्लॉयड है, उसमें समसूत्री विभाजन होता है। जहां पे आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जाइगोट है और जाइगोट में हो रहा है समसूत्री विभाजन। तो यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस से यहाँ पे 2 न्यूक्लियस वाली संरचना बन रही है और इस तरह से ये ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बनता है। फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक जो आपको जाइगोट और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस को शो कर रहा है वो ये वाला डायग्राम है। आपका जो स्टेजेस है एम्ब्रियो डेवलपमेंट के एक डाइकॉट में, वो आपको यहाँ स्क्रीन में दिखाई पड़ रहे हैं, जिसमें आपका जाइगोट 2 न्यूक्लिएट स्टेज में आता है। उसके बाद ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बनता है। उसके बाद एम्ब्रियो में हार्ट शेप का स्ट्रक्चर बनता है जिसमें सस्पेंसर ऊपर की तरफ, कॉटिलीडन्स होते हैं नीचे की तरफ। ये दोनों आपको, ये जो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है ये आपका ये कॉटिलीडन्स को शो करते हैं। ये जो है ये बीज पत्रों को शो करते हैं और उसके बाद फिर यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है कि रेडिकल बनता है और प्ल्यूम्यूल बनता है। तो रेडिकल से जड़ों का निर्माण होता है यानी कि वो मूलांकुर होता है और प्ल्यूम्यूल से तने का निर्माण होता है यानी कि वो प्रांकुर होता है। स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं। इस डायग्राम को आप सभी अपनी कॉपी में अच्छी तरह से बनाएंगे, उसके बाद आगे हम बात करेंगे। पहले आप इस डायग्राम को पूरा लेवल करके अच्छे से इसको आप बनाएंगे। आगे बढ़ेंगे, हम बात करेंगे बच्चों पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में, यानी कि निषेचन के बाद होने वाली प्रक्रियाएं, पश्च निषेचन प्रक्रिया के बारे में हम बात करेंगे। तो उसमें आपको क्या क्या चीज पढ़नी है? उसमें आपको एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है। आपका ओव्यूल्स का मैच्योरेशन कैसे होता है, ओव्यूल्स कैसे सीड में कन्वर्ट होना है ये पढ़ना है। आपको ओवरी कैसे फ्रूट में बदलती है ये प्रक्रिया आपको पढ़नी है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट यानी कि आपका निषेचन के बाद होने वाली जो प्रक्रियाएं हैं उसमें आपको क्या क्या चीज पढ़नी है? आपको पढ़ना है एंडोस्पर्म के बारे में, आपको पढ़ना है एम्ब्रियो के बारे में, यानी कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है, आपको ओव्यूल्स का मैच्योरेशन कैसे होता है और वो कैसे बीज में बदल जाता है वो आपको पढ़ना है। ओवरी कैसे बीज में बदलती है ये आपको देखना है। तो एंडोस्पर्म जो है वो क्या है? एंडोस्पर्म ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। एंडोस्पर्म क्या है? द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड्स मेनी टाइम टू फॉर्म ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म टिश्यू हैविंग रिजर्व फूड मटेरियल्स। प्राइमरी एंडोस्पर्म जो है
ये बहुत तेजी से प्राइमरी एंडोस्पर्म का जो सेल होता है ये बहुत तेजी से डिवाइड करके ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म का टिश्यू बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म का टिश्यू बनाते हैं। एंडोस्पर्म टिश्यूज की जो सेल होती है उनकी सेल्स में रिजर्व फूड मटेरियल होता है जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, तो ये जो मोस्ट कॉमन टाइप के एंडोस्पर्म डेवलपमेंट है उनमें जो पेन है, पेन क्या होता है आपका? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन होते रहते हैं और इससे क्या होते हैं? इससे फ्री न्यूक्लियाई बनते हैं, है ना, फ्री न्यूक्लियाई उत्पन्न होते हैं। और एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट में ये स्टेज जो है वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहलाती है। क्या स्टेज कहलाती है? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म स्टेज कहलाती है, जो एक प्रकार का बहुत कॉमन मेथड है। हम बात करें अगर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट की तो दो प्रकार की होती है। पहली होती है आपका फ्री न्यूक्लियर टाइप जो बहुत कॉमन मेथड है, इसको हम फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म स्टेज कहते हैं। और इसके बाद सेल वॉल बनती है। ठीक है, और एंडोस्पर्म जो है वो तब सेलुलर हो जाता है। अब सेलुलराइजेशन से पहले बनने वाले जो फ्री न्यूक्लियाई हैं उनकी संख्या बहुत अधिक वेरी करती है। जैसे एग्जाम्पल के बारे में अगर हम बात करें, है ना, क्योंकि एग्जाम्पल्स कभी कभी एग्जाम में आते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम सेलुलर टाइप की बात कर रहे हैं। अब अगर हम बात करें, जैसे आप सभी नारियल पानी के बारे में जानते होंगे, है ना, गर्मी का मौसम चल रहा है, सभी लोगों को नारियल पानी के बारे में आप सभी जानते हैं कि सबसे ज्यादा न्यूट्रिशनल ड्रिंक जो है वो नारियल पानी है। नारियल पानी में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, और हम कहते हैं बहुत स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद जो है वो कोकोनट वाटर यानी कि नारियल पानी होता है। एक्चुअल में ये क्या चीज है? जो नारियल पानी है एक्चुअल में ये है क्या है? तो ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। ये पॉइंट सभी बच्चे नोट करेंगे, ये पॉइंट सभी बच्चे नोट करेंगे। कोकोनट वाटर कुछ नहीं बल्कि फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। लिखेंगे कोकोनट वाटर, ब्रैकेट में लिख देंगे नारियल पानी कुछ नहीं बल्कि फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है जो कि हजारों न्यूक्लियाई से बना होता है, जो कि हजारों न्यूक्लियाई से बना होता है। ये क्वेश्चन एक्चुअल में कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैं आपको ये लाइन लिखने पर जोर दे रही हूँ, क्योंकि बाद में हो सकता है आप अगर ये लाइन ना लिखें तो आपको भूल सकते है ना, फिर उस टाइम पे रिवीजन आप नहीं कर पाएंगे। अगर आप लिख नहीं लेंगे तो आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए आपको ये पॉइंट नोट करने की जरूरत है। लिखेंगे कोकोनट वाटर, ब्रैकेट में नारियल पानी कुछ नहीं बल्कि फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है जो कि हजारों न्यूक्लियाई से बना होता है और इसके चारों ओर, ये नोट करेंगे सभी बच्चे, कोकोनट वाटर फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है जो कि हजारों न्यूक्लियाई से बना होता है और इसके चारों ओर व्हाइट कर्नेल, स्पेलिंग लिख लेंगे WHITE व्हाइट, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कर्नेल KERNEL, कर्नेल की स्पेलिंग लिखेंगे KERNEL, ब्रैकेट में लिख देंगे सफेद गूदा। नारियल पानी जब आप कभी आपने नारियल पानी पिया होगा तो जब आप नारियल पानी पी लेते हैं उसके बाद उसके अंदर मौजूद होती है जिसे हम कहते हैं मलाई। अगर आप जिस वेंडर से नारियल पानी लेते हैं तो उसके अंदर व्हाइट कलर का क्या मौजूद होता है जिसको हम मलाई कहते हैं, सफेद रंग का गूदा होता है। वो क्या होता है? वो होता है सेलुलर एंडोस्पर्म। वो क्या होता है? वो सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। तो सीड मैच्योरेशन से पहले का एंडोस्पर्म या तो डेवलपिंग एम्ब्रियो द्वारा पूरी तरह से कंज्यूम हो जाता है, जैसे पी, ग्राउंडनट और बीन्स में, है ना, और कैस्टर और कोकोनट में सीड जर्मिनेशन के टाइम पे कंज्यूम होता है। तो ये दो प्रकार का हो गया, है ना।
ये कितने प्रकार का हो गया, ये 2 प्रकार का हो गया। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट जो है वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है फ्री न्यूक्लियर टाइप और दूसरा होता है सेलुलर टाइप। अब इसमें जब एंडोस्पर्म कंप्लीटली यूटिलाइज हो गया हो, है ना, क्या हम कहते हैं, अल्ब्यूमिन, नॉन एल्ब्यूमिनस, क्या होता है, नॉन एल्ब्यूमिनस, और एक होता है अल्ब्यूमिनस। ये भी सभी बच्चे नोट करेंगे। जैसे हमने लिखा कोकोनट वाटर, कोकोनट वाटर प्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है जो कि हजारों न्यूक्लियाई से बना हुआ होता है। इसके चारों ओर सफेद गूदा सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। सीड मैच्योरेशन से पहले, है ना, आप सभी को पता है कि एंडोस्पर्म जो है, ओव्यूल्स जो है वो सीड में, ओवरी फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाती है, आप सबको पता है ये चीज। तो अगर हम सीड की बात करें तो सीड मैच्योरेशन से पहले का जो एंडोस्पर्म है या तो डेवलपिंग एम्ब्रियो द्वारा पूरी तरह से कंज्यूम हो जाता है, जैसे पी, एंडोस्पर्म कंप्लीटली यूटिलाइज्ड बिफोर मैच्योरेशन ऑफ सीड्स। ये नोट करेंगे सभी बच्चे, एंडोस्पर्म कंप्लीटली यूटिलाइज्ड बिफोर maturation of seeds. Endosperm completely utilized before maturation of seeds. एग्जाम्पल में लिखेंगे पी और ग्राउंडनट। क्या लिखेंगे, पी और ग्राउंडनट, मटर और मूंगफली। एग्जाम्पल में मटर और मूंगफली लिखेंगे। ये क्या है, ये आपका नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स की कैटेगरी में आता है। दूसरा नोट करेंगे बी वाला एल्ब्यूमिनस, दूसरा नोट करेंगे एल्ब्यूमिनस। इसमें क्या कंडीशन होती है, इसमें होती है अ पोर्शन ऑफ एंडोस्पर्म रिमेन इन मैच्योर सीड्स, यानी कि एंडोस्पर्म का थोड़ा भाग सीड के मैच्योर होने तक बचा रह जाता है। कहा क्या होता है, एंडोस्पर्म का थोड़ा भाग सीड के मैच्योर होने के बाद भी बचा रह जाता है। और ये कब यूज होता है, एंडोस्पर्म का थोड़ा भाग जब सीड मैच्योरिटी के टाइम तक बचा रह जाता है, तो ये जब सीड का जर्मिनेशन हो रहा होता है, यानी कि जब उसमें अंकुरण हो रहा होता है, तो उस टाइम पे वो पार्ट यूज होता है ना। सीड जर्मिनेशन के टाइम पे वो एंडोस्पर्म का पार्ट कंज्यूम होता है। तो ये हो गया आपका अल्ब्यूमिनस, जिसमें अल्ब्यूमिन बच गया हो। अ पोर्शन ऑफ एंडोस्पर्म रिमेन इन मैच्योर सीड्स, इसको भी नोट करेंगे सभी बच्चे। अ पोर्शन ऑफ एंडोस्पर्म रिमेन इन मैच्योर सीड्स। और एग्जाम्पल में लिखेंगे व्हीट, मेज और कैस्टर। नारियल पानी वाला एग्जाम्पल सभी बच्चे जरूर नोट कर लेंगे कि नारियल पानी क्या है। नारियल पानी लिखेंगे, नारियल पानी फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है जो कि हजारों न्यूक्लियाई से बना हुआ होता है, और इसके चारों ओर सफेद रंग का गूदा होता है जो सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। ये सभी बच्चे नोट कर लेंगे। नारियल पानी वाला थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और बच्चे उस टाइम पे अगर आप इसको नोट नहीं करेंगे
तो जब आप रिवाइज कर रहे होंगे तो आपका रिवीजन नहीं हो पाएगा और फिर उस टाइम पे आप ये जो टर्म है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म वाला ये आप भूल जाएंगे। तो इसलिए आपको ये नोट करना जरूरी है ना। तो ये आपका क्लियर हो गया। फर्टिलाइजेशन के बाद जो प्रक्रियाएं होती हैं वो आपको पढ़ना है। निषेचन पश्च प्रक्रिया वो आप पढ़ रहे हैं। इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको? एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है, ओव्यूल्स का सीड में मैचुरेशन कैसे होता है, ओवरी फ्रूट्स में कैसे कन्वर्ट होती है, ये तीनों चीजें आपको पढ़नी है ना। आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे एम्ब्रियो। एक्चुअल में एम्ब्रियो क्या चीज होती है जानते हम सभी हैं, लेकिन अब क्या है, हम जब आपके सिलेबस में जब ये चैप्टर है तो मतलब उसमें आपको थोड़ा सा डीप पढ़ना है। जानते सब लोग हैं लेकिन डीप पढ़ना है। एम्ब्रियो जो है develops at the micropylar end of the embryo sac where the zygote is located। यानी कि एम्ब्रियो किससे बनता है? जाइगोट से ही एम्ब्रियो डेवलप होता है। ये एम्ब्रियो सैक का जो माइक्रोपाइलर एंड है उस पर डेवलप होता है ना। अब आप उसको इमेजिन कर सकते हैं कि पॉलन ग्रेन जो है स्टिग्मा पे लैंड की, ठीक है, वहां पे फेवरेबल कंडीशन में पॉलन ग्रेन में पॉलन ट्यूब की ग्रोथ शुरू हुई। पॉलन ट्यूब स्टाइल के थ्रू स्टिग्मा पे लैंडिंग करने के बाद स्टाइल के थ्रू पॉलन ट्यूब जो है अंदर की तरफ एंटर करते हुए माइक्रोपाइलर एंड से उसने एंटर किया। फिलीफॉर्म ऑपरेटस ने पॉलन ट्यूब को गाइड किया। सिनर्जिड्स के थ्रू वो एग सेल से जाकर के फर्टिलाइज हो गई, वहां पे बन गया जाइगोट। यानी कि एक मेल गैमीट का एक एग सेल के साथ फ्यूजन हो गया, सिनगैमी कहलाती है ये प्रक्रिया, वहां पे बन गया जाइगोट। तो जो एम्ब्रियो सैक के माइक्रोपाइलर एंड पे डेवलप होता है एम्ब्रियो, जहां पर जाइगोट स्थित होता है, ठीक है। अब अधिकतर जाइगोट तभी डिवाइड होते हैं जब एंडोस्पर्म का निश्चित अमाउंट बन जाता है ना। तो ये एक क्या है, ये एक प्रकार का अनुकूलन है, ये एक प्रकार का एडॉप्टेशन है जिसमें डेवलपिंग एम्ब्रियो को सुनिश्चित न्यूट्रिशन मिल सके, है ना। तो ये क्या होता है, सीड्स अलग अलग होते हैं, फिर भी मोनोकोटिलीडन और डाइकोटिलीडन में एम्ब्रियो डेवलपमेंट की जो अर्ली स्टेज है वो एक समान होती है और बाद में वो स्टेजेस चेंज हो जाती हैं। शुरुआत में क्या होती है, एक समान होती है ना। तो एम्ब्रियो के बारे में आपने लिखा, एम्ब्रियो डेवलप्स एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक वेयर द जाइगोट इज लोकेटेड, है ना। अब इसमें आपको पढ़ना है एम्ब्रियोजेनी। एम्ब्रियोजेनी किसको कहते हैं? जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट की जो अर्ली स्टेजेस होती हैं उन्हें हम एम्ब्रियोजेनी, अलग अलग, मोनोकोटिलीडन अलग होता है, डाइकोटिलीडन जो है वो अलग होता है। एम्ब्रियोजेनी क्या है? अर्ली स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट, इसको भी नोट करेंगे सभी बच्चे। एम्ब्रियोजेनी, अर्ली स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट, द जाइगोट गिव्स राइज टू द प्रो एम्ब्रियो। एम्ब्रियोजेनी में क्या लिखेंगे? अर्ली स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट, द जाइगोट गिव्स राइज टू द प्रो एम्ब्रियो एंड subsequently to the globular heart shaped and mature embryo, है ना। एम्ब्रियोजेनी क्या है, ये हमने ये डायग्राम देखा था, ये डायग्राम देखा था। तो यहां से लेके और यहां तक की प्रक्रिया, यहां से लेके यहां तक की प्रक्रिया। अब इसमें जाइगोट, डेवलपिंग जाइगोट ग्लोबुलर एम्ब्रियो का शेप ले रहा है, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो का शेप ले रहा है और मैच्योर एम्ब्रियो बन रहा है। तो ये तीनों प्रक्रियाओं को मिला करके होता है, ये तीनों प्रोसेस को मिला करके होता है बच्चों एम्ब्रियोजेनी। क्या होता है? इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं एम्ब्रियोजेनी। जो शुरुआती अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट है उसे हम एम्ब्रियोजेनी कहते हैं। आई होप कि ये वाला पेज आप सभी ने नोट कर लिया होगा। स्लाइड की इंफॉर्मेशन जो है वो इम्पोर्टेंट है, आप सभी ने अपनी नोटबुक में नोट करा होगा। आगे बढ़ते हैं।
एम्ब्रियो क्या होता है आप सबको पता है। एम्ब्रियो जो है वो ना माइक्रोपाइलर एंड पे एम्ब्रियो सैक जहाँ पे जाइगोट लोकेटेड होता है वहीं पे डेवलप होता है। एम्ब्रियोजेनी किसे कहते हैं? अर्ली स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट। द जाइगोट गिव्स राइज टू द प्रो एम्ब्रियो एंड सब्सिक्वेंटली टू द ग्लोब्यूलर हार्ट शेप्ड एंड मैच्योर एम्ब्रियो। क्या होता है? ग्लोब्यूलर, हार्ट शेप्ड और मैच्योर एम्ब्रियो। 3 डेवलपमेंट के स्टेजेस हैं, है ना, जिसमें आपको डाइकॉट एम्ब्रियो और मोनोकॉट एम्ब्रियो अलग अलग होते हैं, है ना। आपका द्विबीजपत्री भ्रूण और एक बीजपत्री भ्रूण में अंतर होता है। लेकिन एम्ब्रियो में क्या क्या चीजें होती हैं? एम्ब्रियो में होता है बच्चों एम्ब्रियोनल एक्सिस, कॉटिलीडन्स, प्लीम्यूल और रेडिकल। क्या क्या चीज होती है? एम्ब्रियोनल एक्सिस, कॉटिलीडन्स, प्लीम्यूल और रेडिकल। इसको सभी बच्चे नोट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगर हम मोनोकॉटिलीडनस सीड की बात करें, है ना, मोनोकॉटिलीडन एम्ब्रियो की बात करें तो उसमें जो का स्क्यूटेलम होता है जिसको हम कॉटिलीडन ही कहते हैं, मतलब कॉटिलीडन को ही हम स्क्यूटेलन कहते हैं। तो अगर हम मोनोकॉट एम्ब्रियो की बात करें तो मोनोकॉटिलीडन के एम्ब्रियो में एक ही कॉटिलीडन पाया जाता है ना। ग्रास फैमिली है जो आपका घास वाली फैमिली है, ग्रास फैमिली में कॉटिलीडन को हम स्क्यूटेलम कहते हैं। कॉटिलीडन को ही स्क्यूटेलम कहते हैं जो कि एम्ब्रियोनल एक्सिस के एक और लैटरल प्रेजेंट होता है ना। एम्ब्रियोनल एक्सिस के लोअर एंड पे रेडिकल प्रेजेंट होती है और रूट कैप प्रेजेंट होती है जहाँ पे अनडिफरेंशिएटेड शीट से घिरी हुई रहती है जिसे हम कहते हैं कॉलियोराइजा। क्या कहते हैं? कॉलियोराइजा। अनडिफरेंशिएटेड शीट कवरिंग रेडिकल एंड रूट कैप। और नीचे की तरफ क्या प्रेजेंट होती है? प्रेजेंट होती है एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो भाग जो स्क्यूटेलम के अटैचमेंट के ऊपर होता है, वो आपका कहलाता है इपीकॉटल, है ना। और इपीकॉटल के पास एक शूट एपेक्स और कुछ लीफ प्रिमोर्डियम होती है जो हॉलो फोलियर स्ट्रक्चर से घिरी हुई रहती है जिसे हम कॉलियोप्टाइल कहते हैं। तो अगर आप किसी एम्ब्रियो और सीड के अलग अलग पार्ट्स की स्टडी करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? व्हीट जैसे गेहूं, मेज मकई के दाने, पीज मटर के दाने, चिक पीज यानी जो छोला चना होता है उसके दाने और मूंगफली, इन दानों को, इन बीजों को अगर आप रात भर पानी में भिगो दें और फिर इन सीड्स को छीलें और छीलने के बाद देखें तो इसमें आप एम्ब्रियो और सीड के अलग अलग पार्ट्स की स्टडी कर सकते हैं। कॉलियोप्टाइल क्या होता है? शीथ कवरिंग प्लूम्यूल। कॉलियोप्टाइल क्या होता है? शीथ कवरिंग प्लूम्यूल। अगर हम बात करें बच्चों सीड की, तो सीड क्या है? सीड जो है, हम किसकी बात करें? हम पुष्पीय पौधों में होने वाले लैंगिक जनन की बात कर रहे हैं। तो सीड जो है एंजियोस्पर्म्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो क्या है? वो सीड है ना। फर्टिलाइज्ड एंड मैच्योर ओव्यूल डेवलप्स इनटू सीड। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या है? सीड है। सीड में क्या क्या चीजें होती है? कॉटिलीडन होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस और सीड कोट जो कि डबल लेयर्ड हो सकती है और इंटेग्यूमेंट्स से वो बनती है। सीड कोट किससे बनती है? इंटेग्यूमेंट से बनती है। ये सभी इंफॉर्मेशन नोट कर लेंगे आप। ये दिखने में छोटा छोटा लग रहा है लेकिन इससे एक एक मार्क्स का आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकता है ना। इसको हम फर्टिलाइज्ड ओव्यूल भी कहते हैं। सीड को हम फर्टिलाइज्ड ओव्यूल भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको हम सीड्स जो है वो आप सबको पता है कि फ्रूट्स के अंदर ही बनते हैं। एक टिपिकल सीड जो होता है उसमें सीड कोट पाया जाता है, कॉटिलीडन्स भी पाए जाते हैं और एम्ब्रियोनल एक्सिस पाया जाता है। अगर एम्ब्रियो के कॉटिलीडन सिंपल स्ट्रक्चर है तो फूड स्टोर करने के कारण ज्यादातर वो थिक हो जाता है और स्वोलन हो जाता है। जैसे एम्ब्रियो के कॉटिलीडन है तो सिंपल स्ट्रक्चर, लेकिन फूड जब स्टोर कर लेते हैं तो अगर आप दाल देखें, जैसे चना है, चने की दाल को देखें तो वो फूल करके मोटी क्यों हो जाती है
है ना, वो आपका कॉटिलीडन है लेकिन फूल करके मोटा हो गया। क्यों? क्योंकि उसने क्या करा, उसने फूड स्टोर किया है अपने अंदर, इसलिए वो ज्यादातर थिक हो जाती है और swollen हो जाती है। अब ये जो मैच्योर सीड है ये दो तरीके की हो सकती है। पहले हम बात कर लें कि सीड जो है, सीड में 3 पार्ट्स होते हैं, कॉटिलीडन्स होते हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है और सीड कोट होता है। सीड कोट यानी बीज का छिलका डबल लेयर्ड होता है, इंटेगुमेंट से बनता है। एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है और कॉटिलीडन्स होते हैं, जो दालें आपको दिखाई पड़ती है वो कॉटिलीडन्स होती है। दो तरीके के, उसमें आउटर कोट को हम कहते हैं टेस्टा और इनर कोट को हम कहते हैं टेगमेन। ठीक है, ये नोट करेंगे सभी बच्चे। ये आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं यहाँ पर। ये जो दालों को अगर हम खोल करके बात करें, तो ये जो दोनों पार्ट्स दिखाई पड़ते हैं आपके, ये होते हैं कॉटिलीडन्स। ये क्या होते हैं? ये होते हैं आपका कॉटिलीडन्स, है ना, जिसमें आपको माइक्रोपाइलर एंड भी दिखाई पड़ रहा है। तो अगर अब ये सीड्स दो तरीके के हो सकते हैं। आपका नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स के बारे में मैंने आपको बताया था, इसमें एंडोस्पर्म एम्ब्रियो डेवलपमेंट के टाइम पर कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, तो वो आपका नॉन एल्ब्यूमिनस सीड कहलाएगा। अगर एल्ब्यूमिन यानी कि थोड़ा सा एंडोस्पर्म उसमें बचा रह गया है, अगर उसमें एंडोस्पर्म थोड़ा थोड़ा बचा रह गया है और एम्ब्रियो डेवलपमेंट के टाइम पे ये कंप्लीटली कंज्यूम नहीं हो पाता, तो वो आपका एल्ब्यूमिनस सीड कहलाता है ना। अब इस अगर रेजिडुअल परसिस्टेंट न्यूसेलस को हम पेरिस्पर्म कहते हैं, जो बचा हुआ रह जाता है। ओव्यूल्स की जो इंटेगुमेंट्स है उससे हार्ड और टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट बनते हैं। ठीक है, माइक्रोपाइल जो है वो सीड कोट में बहुत स्मॉल पोर के रूप में बचा हुआ रहता है, लेकिन जब सीड का जर्मिनेशन हो रहा होता है, तो सीड के जर्मिनेशन के टाइम पे सीड जब जर्मिनेट होते हैं तो माइक्रोपाइल से ये ऑक्सीजन और वाटर जो है वो एंटर करते हैं। जैसे जैसे सीड मैच्योर होता जाता है, इसमें वाटर कंटेंट घटता जाता है और ये रिलेटिवली क्या हो जाता है, ड्राई हो जाता है। आपने देखा होगा कच्चा बीज जो है वो सूखा गीला गीला सा होता है, मतलब मॉइस्ट होता है, और जो सूखा बीज होता है, मटर के सूखे दाने और कच्चे दाने में फर्क आपने देखा होगा, चने के कच्चे दाने में और सूखे दाने में आपने फर्क देखा होगा। तो जो ये वाटर कंटेंट है, जैसे जैसे सीड मैच्योर होता जाता है ये वाटर कंटेंट घटता जाता है ना, और ये रिलेटिवली क्या हो जाता है, ये रिलेटिवली ड्राई हो जाता है। अब एम्ब्रियो की जो जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो उस टाइम पे हो जाती है स्लो, और एम्ब्रियो एक इनएक्टिव स्टेज में आ जाता है जिसे हम कहते हैं डोरमेंसी। अब बहुत ध्यान से इन चीजों को सुनेंगे, किस तरह से जो आपका सीड है वो कन्वर्ट होता है, कैसे वो उसके अंदर क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं। अब जब उस इनएक्टिव स्टेज में आ गया उसको हम कहते हैं डोरमेंसी। फेवरेबल कंडीशन जब आई, जैसे एडिक्वेट मॉइस्चर मिला उसको, ऑक्सीजन मिला उसको, सूटेबल टेम्परेचर मिला, है ना, तो सीड फिर क्या होने लगते हैं, जर्मिनेशन स्टार्ट होता है, जर्मिनेट होने लगते हैं। जैसे जैसे ओव्यूल्स सीड में मैच्योर होते हैं वैसे वैसे ही ओवरी जो है वो फ्रूट में मैच्योर विकसित होने लगती है। ओवरी क्या किस में बदलती है, फ्रूट में, और ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट होने लगते हैं। तो ओव्यूल से सीड का बनना और ओवरी से फ्रूट का बनना, ये अब ये सभी बच्चे नोट करेंगे। ओव्यूल से सीड का बनना और ओवरी से फ्रूट का बनना, ये दोनों प्रोसेसेस साथ साथ चलती हैं, है ना। ओवरी की वॉल से फ्रूट की वॉल बन जाती है जिसे हम कहते हैं पेरिकार्प। यहाँ पे आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये है पेरिकार्प, ये है पेरिकार्प। क्या है, ओवरी की वॉल से फ्रूट की वॉल बनती है ना, उसको हम कहते हैं पेरिकार्प। तो फ्रूट तो कैसे हो सकते हैं, या तो वो ड्राई हो सकते हैं, वो मांसल फ्लैशी भी हो सकते हैं। तो फ्रूट्स जैसे फ्लैशी फ्रूट्स की हम बात करें अमरूद की, हम बात करें संतरे की, हम बात करें आम की, कितने ज्यादा ये गूदेदार होते हैं। अगर हम बात करें
कि फ्रूट्स ड्राई भी होते हैं, जैसे मूंगफली जो है वो ड्राई होती है, मस्टर्ड सरसों के दाने आपको सूखे सूखे से दिखाई पड़ते हैं। तो फ्रूट्स दोनों तरीके के होते हैं, वो मांसल भी हो सकते हैं, मतलब वो गूदेदार भी हो सकते हैं, वो सूखे हुए भी हो सकते हैं। तो कई फ्रूट्स में सीड्स की डिस्पर्सल की मैकेनिज्म भी पाई जाती है, जैसे सीड्स का डिस्पर्सल हो जाएगा कुछ प्लांट्स में, या हम कह सकते हैं कि ज्यादातर प्लांट्स में जिस टाइम पे फ्रूट ओवरी से डेवलप होता है उसी टाइम फ्लोरल पार्ट जो है वो नष्ट होकर के गिर जाता है। अब इसमें एक पॉइंट आप लिखेंगे, नीचे की तरफ आपको दिखाई पड़ रहा है सेब का फल, जो ये सेब का फल दिखाई पड़ रहा है, और आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, और आपको दिखाई पड़ रहा है स्ट्रॉबेरी का टीएस। तो ये जो सेब है इसको सभी बच्चे नोट करेंगे। सेब जो है आपका एप्पल, स्ट्रॉबेरी और कैश्यू, इसमें थैलेमस से फ्रूट डेवलप होता है, इसलिए इन्हें हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं। और अधिकतर फ्रूट्स जो है वो केवल ओवरी से डेवलप होते हैं, उन्हें हम ट्रू फ्रूट्स कहते हैं, है ना। तो इसके बारे में आप नोट करेंगे, 3 पॉइंट्स नोट करेंगे सभी बच्चे कि एप्पल, स्ट्रॉबेरी और कैश्यू, इसमें थैलेमस से फ्रूट बन जाता है, इसलिए इसे हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं। बच्चों, आज के सेशन में आप सभी ने सीड के बारे में जाना, एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बारे में जाना और एम्ब्रियोजेनी की प्रोसेस के बारे में जाना। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।